तो रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको का सेकेंड लेग ऑलमोस्ट आने वाला है एंड ये मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर हम ये मैच ना जीते तो मेरे हिसाब से ये कार्लो एंचेलोटी के सो कॉल्ड कॉफिन की लास्ट नेल होने वाली है. क्या ठीक है, ये सारी बातें तो अब आगे की हैं. मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कुछ 5 से 6 पॉइंट बताना चाहता हूँ जिसमें मुझे लगता है कि अगर ये चीज़, ये चेंजेस या फिर ये टैक्टिकल जो एनालिसिस मैं बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से अगर एंचेलोटी ने ये सारी चीज़ें कर ली या फिर रियल मैड्रिड ने ये सब इम्प्लीमेंट कर लिया तो हमें शायद इस लेग में जीतने से कोई नहीं रोक सकता. हम ये जो टाई है डेफिनेटली यहाँ पे ख़त्म कर देंगे. सो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, लाइक दिस चैनल, शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम विद द सेम नेम. ओके, सो ये मैच जो अब आने वाला है ये रियल मैड्रिड के लिए बहुत ही डिफिकल्ट मैच होने वाला है, राइट? और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हो. रियल मैड्रिड की जो अवे विन परसेंटेज है वो होम के मुकाबले कितनी कम है, इसके बारे में शायद हमें बताने की ज़रूरत नहीं है. क्लियरली ये स्टैट्स हमें ये चीज़ दिखा देते हैं. मतलब अगर आप अवे लेग्स की बात करो तो शायद चैंपियंस लीग में सिर्फ 2 अवे लेग मैचेस हैं जो हमने जीते हैं. एक एटलांटा के अगेंस्ट जीता था, एक मैन सिटी के अगेंस्ट जीता था. एटलांटा जिस हालत में थी, क्लब ब्रूज ने उनको बाहर कर दिया. एंड मैन सिटी की जो इस टाइम पे हालत चल रही है, तो शायद हमें ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि कोई बहुत ही वर्ल्ड क्लास टीम्स थी वो या फिर अपनी बहुत ही फैंटास्टिक फॉर्म में चल रही थी, ऐसा भी कुछ नहीं था. एक को क्लब ब्रूज ने बाहर कर दिया और दूसरे की हालत जो है बहुत ही खस्ता थी. नो डाउट, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम रियल मैड्रिड कि हाँ बेकार टीम थी इसलिए जीत गए. डेफिनेटली दे परफॉर्म बेटर. तो उसी तरीके की परफॉर्मेंसेज अब भी आपको दिखानी पड़ेंगी. एंड मैं कुछ उसी के बारे में कुछ पॉइंटर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मेरे हिसाब से आपको अपने उसमें ट्वीक्स करने चाहिए रियल मैड्रिड को या फिर एंचेलोटी को. सबसे पहला पॉइंट है इसमें गेटिंग मोर आउटपुट फ्रॉम योर फुल बैक्स. आपके जो फुल बैक्स हैं अगर वो आपके अटैक में आपकी हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली आप इस मैच में बहुत ज़्यादा एक अपर हैंड यहाँ पे रख सकते हो. अगर आपको ध्यान हो, मोंडी जो जो हमारा फर्स्ट लेग हुआ था उसमें अगर आपने ध्यान दिया हो, मोंडी वॉज इन्वॉल्व इन द बिल्डअप, जो कि बाद में ब्राहिम डियाज ने जो गोल मारा था जो कि विनर साबित हुआ था. और उसके अलावा अगर आप पहला गोल देखो रॉड्रिगो का, दैट वाज अ डायरेक्ट पास फ्रॉम फेडे वेलवर्डे हु वाज प्लेइंग एट द राइट बैक. तो आप ये चीज़ देख सकते हो जो कि यूजुअली अभी मैचेस में देखने को नहीं मिल रही है. हमारे जो फुल बैक है या तो वो कॉन्टिन्यूस डिफेंड ही करते हुए आपको मिल जाएंगे या फिर डिफेंस का साथ करते हुए मिल जाएंगे. ज़्यादा मिडफील्ड तक आ रहे हैं और बस पास दे दिया, खत्म कर दिया, राइट? अब अगर आप ये स्क्रीन पे अभी ऑर्गेनाइजेशन देखो एटलेटिको मैड्रिड की, जो मैं ये पिक्चर दिखा रहा हूँ, आप इससे देख सकते हो कि ये इस तरीके की फॉर्मेशन में खेलते हैं. यही कारण था कि आप हमारे जो विनीसियस एंड एम्बापे थे वो उतना आप कह सकते हो कि लीथल नहीं थे फर्स्ट लेग में या फिर उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं दे पाए, क्योंकि ये फॉर्मेशन जो है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एटलेटिको की, इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको फुल बैक्स, आप देखो कितना स्पेस फुल बैक्स के लिए यहाँ पे बचा हुआ है. एंड फुल बैक्स की ज़रूरत आपको यहाँ पे इस स्पेस को बीट करने के लिए पड़ेगी. तो फेडे वेलवर्डे राइट से या फिर मोंडी लेफ्ट से, इनको वो आउटपुट यहाँ पे देना पड़ेगा. और हम ये क्लियरली पहले लेग में देख चुके हैं कि जिस तरीके से बिल्डअप में मोंडी इन्वॉल्व था तो उसी की वजह से ब्राहिम को स्पेस मिला एंड देन ही स्कोर्ड दैट, राइट? उसके अलावा अब एक सेकेंड जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है वो है मेंटेन डिफेंसिव बैलेंस इन द बिल्डअप. अब अगर आप देखो, मतलब अब ये जो पिक्चर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसमें आपको क्लियरली एक स्पेस दिख जाएगा. तो मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो आपकी मिडफील्ड है वो ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा कर दे रहे हैं. मतलब इट्स लाइक कि दे आर टेकिंग दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम, और यू कैन से कि वो इतना ज़्यादा ओवर कमिट कर रहे हैं बिल्डअप में कि वो मिडफील्ड छोड़ दे रहे हैं. मतलब वो बिल्डअप बनाने के लिए अपनी पोजिशनिंग से इतना आगे जा रहे हैं कि गलती से अगर आपने बॉल लूज कर दी, काउंटर पड़ गया तो आपके लिए चांस नहीं पड़ेगा. अब मैं ये प्रॉब्लम यहाँ पे समझ सकता हूँ क्योंकि टोनी क्रूज की कमी यहाँ पे रियल मैड्रिड को खलती है, क्योंकि टोनी क्रूज पीछे से ही वो बिल्डअप आपके लिए बना देते थे. एक लॉन्ग पास, मतलब जिस बंदे ने अपने आखिरी सीजन में भी 95% पासिंग एक्यूरेसी रखी है, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि वो जो बिल्डअप वहाँ से बनाता था वो एक अलग ही तरीके का बिल्डअप होता था. एंड नो डाउट अबाउट दैट, आई एम नॉट ब्लेमिंग रियल मैड्रिड कि हाँ ठीक है यार ये तो बहुत फालतू की चीज़ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसको आप अवॉइड कर सकते हो. मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस बिल्डअप को बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ओवर आप जो है कमिट कर देते हो इसमें. और अगेन जैसे कि मैंने बोला कि
मिडफील्डर्स को शायद थोड़ा पीछे रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा डीप रहने की ज़रूरत है अपने डिफेंडर्स से आगे मे बी, या फिर अपने जो सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर्स वाले रोल है वो पूरा करने की ज़रूरत है बजाय बिल्डअप में जाने की। अभी जो प्रॉब्लम मुझे महसूस हो रही है वो मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड के जो मिडफील्डर्स हैं वो इतनी आगे चले जाते हैं बिल्डअप को ओवर कमिट करने के चक्कर में कि आप जैसी बॉल वहाँ पे लूज होती है या फिर लॉस करते हैं वो काउंटर अटैक में डिफेंड करने के लिए आ ही नहीं पाते, जिस वजह से जो शील्ड होनी चाहिए डिफेंस के आगे वो यहाँ पे ब्रेक होती हुई मुझे यहाँ पे दिख जाती है। क्योंकि अगर आप स्क्रीन पे देखो कि जिस तरीके की आप देखोगे कि ये फॉर्मेशन है, मतलब आप ये देखो रियल मैड्रिड के मिडफील्डर्स यहाँ पे थे नहीं क्योंकि वो बिल्डअप में बिजी थे, बॉल वहाँ पे लूज हुई और आप पहले लेग में देख सकते हो कि किस तरीके से जब काउंटर पड़ने लगा तो डिफेंस आप देखो कितनी तरीके से खाली है। तो ये इमेज हमें क्लियरली ये चीज़ दिखाती है कि जो आपके मिडफील्डर्स हैं वो आपको ज़्यादा ओवर कमिट करते हुए दिख रहे हैं मिडफील्ड में, जो कि उनको डिफेंसिव रोल अपना यहाँ पे दिखाना चाहिए। तो मैं अगर एंचेलॉटी होता मैं यहाँ पे बोलता क्विक पासेस, डायरेक्ट पासेस, बजाय इसके कि आप आगे जाओ या फिर आप अपना जो डिफेंसिव शील्ड है उसको खराब करो। क्विक पासेस इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, अगर आपने लॉन्ग पास डाला है वो अगर खराब भी हो गया, मतलब वो पास अगर कंप्लीट नहीं भी हुआ तो व्हाट अ प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट आपकी जो डिफेंसिव सॉलिडारिटी है वो तो अभी भी एज इट इज है ना, कोई बात नहीं, पास आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर वो काउंटर भी मारेंगे तो एटलीस्ट वी आर देयर टू स्टॉप दैट, राइट। सो मिडफील्डर्स शुड नॉट ओवर कमिट इन द बिल्डअप, उनको पीछे रहना चाहिए, अपनी फॉर्मेशन को खराब नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रेक देयर डिफेंस ब्लॉक विद हाफ स्पेस रन्स। अब इसका क्या मतलब है, आप स्क्रीन पे की इमेज छोटी सी देख सकते हो, बहुत क्विक रन्स बनाना, हाफ स्पेस में जो रन्स बनाना, अब इसकी वजह से जो डिफेंस होता है ये इस तरीके की रन्स होती हैं जिनको कोई मार्क नहीं कर सकता है, किसी भी तरीके का जो डिफेंस होगा वो उसको मार्क नहीं करेगा, वो उम्मीद कर रहा है कि आप आगे से आते हुए रन बना रहे हो या आपकी मिडफील्डर्स वहाँ से बॉल बनाते हुए ला रहे हो तो वो आपको मैन टू मैन मार्क करके यहाँ पे रखेंगे। बट जो ये हाफ स्पेस रन्स होती हैं ये बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ होती है, बहुत ही इंटेलिजेंट रन्स होती हैं। ये हमने और फर्स्ट मैच में अब जब फर्स्ट लेग हमने उसमें ये एक्सप्लॉइट किया भी था, आप स्क्रीन पे देख सकते हो ब्राहीम डियाज ने किस तरीके से एक हाफ स्पेस रन बनाया था मोंडी के पास पे। तो ये जो मेरे पहला जो पॉइंट है ये सेकंड पॉइंट दोनों का एक कॉम्बिनेशन है कि आपके फुल बैक्स वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, आपके जो इंटेलिजेंट प्लेयर्स है, ब्राहीम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट प्लेयर जो मुझे रिसेंट मैचेस में देखने को मिल रहा है, मे बी उसकी फॉर्म या फिर आप कुछ भी कह सकते हो, वो इतने इंटेलिजेंट रन्स बना रहा है हाफ स्पेस में कि अगर रियल मैड्रिड ने इस तरीके के रन्स बनाए सेकंड लेग में तो डेफिनेटली ये जो एटलेटिको की जो लाइनअप है या फिर जो उनकी डिफेंसिव लाइन है ये उसको हर्ट करने वाला है और हम इसको बड़े आराम से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया यार, इसको मार्क करना इज वेरी डिफिकल्ट। आप स्क्रीन पे एक और इमेज देख सकते हो, ये एक और एग्जांपल है किस तरीके से वेलवर्डे ने वो हाफ स्पेस रन बनाई एंड जो उनके डिफेंडर्स थे वो पैनिक कर गए। ऑब्वियसली वो गोल स्कोर नहीं कर पाया, ना वो उस पोजीशन में था, बट वो जो उसने रन बनाई, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि उसके रन बनाने के साथ साथ जो डिफेंडर्स उसके साथ साथ निकल जाते हैं वो आपके लिए एक और स्पेस वहाँ पे छोड़ के जाते हैं। तो टेक्निकली अगर वेलवर्डे ऐसे जा रहा है, एक डिफेंडर्स को रोकने के लिए रन के लिए गया है, तो इतना क्विक ट्रांजिशन होता है कि आपका एक अटैकिंग प्लेयर उस स्पेस का यूज कर सकता है वहाँ पे। तो ये जो हाफ स्पेस रन होते हैं ये बहुत ही फैंटास्टिक तरीका होता है किसी भी लो ब्लॉक टीम को या फिर इस तरीके की एटलेटिको जैसी डिफेंसिव लाइनअप को ब्रेक करने का। एंड यार हम सब जानते हैं कि एम्बापे जो है वो नेचुरल नंबर 9 नहीं है, मतलब आपको भी पता है कि वो एक शिफ्ट वहाँ पे दे रहा है, टेक्निकली ही इज अ लेफ्ट विंगर कहीं ना कहीं, एंड इस तरीके की स्पेसेस वो नहीं ढूंढ पाता है यूजुअली, मतलब ढूंढ लेता है, या तो लॉन्ग पास आएगा तो वो डिफेंडर्स को बीट कर लेगा, आपको स्प्रिंट मारता हुआ निकल जाएगा, बट इस तरीके के जो इंटेलिजेंट रन्स होते हैं वो मुझे लगता है कि नहीं वो बना पाता है। यही कारण है कि अगर आपको एटलेटिको का मैच ध्यान हो जो हमने ला लीगा में खेला था, उसमें जूड बेलिंगम वाज काइंड ऑफ प्लेइंग लाइक नंबर 9, उसमें एम्बापे वाज नॉट द नंबर 9। आप स्क्रीन पे इमेज भी देख सकते हो जो मैंने ये लगाने मतलब समझाने की कोशिश करी है। यही कारण था कि एम्बापे के पास ज़्यादा स्पेस था क्योंकि नंबर 9 के पास उतना स्पेस नहीं होता, वो प्रॉपरली मार्क्ड होता है वहाँ पे, एंड उसके पास इतने इंटेलिजेंट रन्स बनाने का ऑप्शन नहीं होता, तभी विनीसियस एंड रॉड्रिगो बेटर रन्स बनाते हैं। एंड हाल फिलहाल के जो मैचेस में मुझे दिख रहा है ब्राहीम इज द वन हु इज एक्चुअली मेकिंग दीज काइंड ऑफ डिफरेंट रन्स। सो आप आराम से ये चीज़ देख सकते हो कि अगर रियल मैड्रिड इस मैच में वो स्पेस क्रिएट कर पाती है विद दीज हाफ रन्स एंड उनके फुल बैक्स यहाँ पे उनकी हेल्प करते हैं, तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आपको कि एटलेटिको का डिफेंस इसको नहीं रोक पाएगा, वो नहीं इसको मार्क कर पाएंगे।
एंड ये बहुत ही हार्ड होती हैं, मतलब ये जो रन है, जैसे मैंने ब्राहीम का, आप वो पहले मैच का जो गोल था वो देखो, इट्स वेरी हार्ड टू रीड दिस टाइप ऑफ रन्स। क्या पता वो आगे जाके रुक जाए, क्या पता वो ऐसे करके आपको फेंट करके रुक जाए, एक आपको स्पेस मिल जाए, क्या पता वो कितने डिफेंडर्स वहां पे उसको ल्योर करने के लिए लग जाएंगे। सो दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट रन एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रियल मैड्रिड को यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरीके की मार्किंग देखो जो मैंने अभी दोबारा स्क्रीन पे लगाई है आप लोगों के लिए, आप इस तरीके की मार्किंग में देखो जो आपके फुल बैक्स हैं, अगर वो आपकी अभी हेल्प करते हुए यहाँ पे मिलेंगे, आप इतने प्यार से एक रन बना सकते हो कि एटलेटिको जैसी टीम के लिए एटलीस्ट, जो क्योंकि ये लोग एक जोनल मार्किंग सिस्टम यूज़ करते हैं। तो जोनल मार्किंग सिस्टम किस तरीके का होता है, मैंने जो अभी इमेज दिखाई है वही इमेज है। इस टाइप की इमेज में आप जब ये इंटेलिजेंट रन्स बनाते हो तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू स्टॉप इट। ओके, उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट आता है फास्ट एंड मोर वर्टिकल पासिंग। ये सेम पॉइंट है जो मैंने सेकंड पॉइंट के बेसिस पे बोला था। आपको बहुत ज़्यादा ओवर कमिट करने की ज़रूरत नहीं है मिडफील्ड से, आपको क्विक पासेस करने हैं, आपको डायरेक्ट पासेस करने हैं। अगर आपके वो पासेस मिस भी हो जाते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपने अपनी जो डिफेंसिव सॉलिडारिटी है वो वहाँ पे रखी हुई है। काउंटर अटैक पड़ने के चांसेस बिल्कुल जीरो है, वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मिडफील्डर्स को अपनी पोजीशनिंग का ध्यान ज़्यादा रखना है बजाय बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि फुल बैक्स आपका वहाँ पे वो रोल अदा करेंगे, आपके अटैकर्स वहाँ पे रोल अदा करेंगे। आपको इतना ज़्यादा बिल्डअप में जाने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। बहुत सिंपल एंड क्लियर पॉइंट है। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बी मोर क्लिनिकल फ्रॉम सेट पीसेस। मतलब डू आई रियली नीड टू टॉक अबाउट दिस सेट पीसेस? मतलब अगर आपको हमारा वो 2012 वाला चैंपियंस लीग भी याद हो, मिस्टर 93 मिनट यानी कि सर्क्यू रामोस ने जो गोल मारा, दैट वाज अ कॉर्नर, दैट वाज अ सेट पीस। आप अगर उसके बाद हमारा दूसरे वाला मतलब जो 11th यूसीएल हमने जीता था अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, आप उसका पहला गोल देखो जिसकी इमेज मैंने अभी लगाई हुई स्क्रीन पे, सेट पीस। एटलेटिको जैसी टीम के अगेंस्ट आपको सेट पीस से लीथल होना ही पड़ेगा। एंड आप मतलब सिर्फ स्कोर करना नहीं, सेट पीसीस को डिफेंड करना भी एक इसका पार्ट है। मतलब अगर आप सेट पीस से स्कोर नहीं करोगे तो आप एक अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं अपने लिए मिस कर रहे हो। डायरेक्ट प्ले, फुल बैक, ये सब ठीक है, आप ट्रांजिशन बना रहे हो, आप बिल्डअप बना रहे हो, दैट्स फाइन। कॉर्नर से गोल मारना, फ्री किक से गोल मारना, नॉट डायरेक्ट फ्री किक्स। अभी मुझे रियल मैड्रिड में कोई ऐसा डायरेक्ट फ्री किक टेकर लगता भी नहीं है। मे बी रॉड्रिगो ले सकता है, ले लेता है कभी कभी, बट अगर आप नॉर्मल सेट पीसेस सिचुएशंस की बात करो तो यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्सेनल, आप आर्सेनल का एग्जांपल ले लो। आर्सेनल के डिफेंडर्स ने आई थिंक 8 से 10 गोल मारे हैं सेट पीस से। मतलब आई थिंक बेस्ट टीम है हु हैव स्कोर्ड फ्रॉम सेट पीसेस। अभी का हालत का मुझे पता नहीं है, बट रिसेंट 1-2 मैचेस तक तो वो थे। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये इस तरीके की लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट, इस तरीके के इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन में सेट पीसेस जो होते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। लास्ट सीजन रियल मैड्रिड ने 8 जो है गोल स्कोर किए थे सेट पीसेस से। ऑब्वियसली मुझे बताने की जरूरत नहीं है, टोनी क्रूज थे वहाँ पे। टोनी क्रूज की पिन पॉइंट डिलीवरीज रियल मैड्रिड को मिलती थी एंड उसकी बदौलत वो ये गोल्स जो थे स्कोर करते थे। तो डेफिनेटली सेट पीसेस पे यहाँ पे रियल मैड्रिड को ध्यान देना पड़ेगा अगर आपको एटलेटिको मैड्रिड जैसी टीम्स को बीट करना है। एंड एक सबसे लास्ट पॉइंट जो मुझे लगता है, बेलिंगम वापस आ गए। अब जो एंचेलोटी को, मैं एंचेलोटी से चाहता हूँ, या फिर अगर मैं मैनेजर होता रियल मैड्रिड का, आई वुड हैव मेड ओनली वन चेंज इन माई टीम। और वो जो टीम है, जो मेरी टीम है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं सिर्फ कामाविंगा की जगह यहाँ पे जूड बेलिंगम को लेता। ब्राहीम डियाज शुड बी इन द लाइनअप। वो बंदे की जो फॉर्म है इस टाइम पे, आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। जिस तरीके के इंटेलिजेंट रन्स वो आपके लिए बना रहा है, जिस तरीके के लिए डिफेंसिव शिफ्ट वो आपको दे रहा है, जिस तरीके की शॉट्स ऑन टारगेट ले रहा है, बिल्डअप बना रहा है, हर चीज़ में ब्राहीम डियाज इज देयर फॉर यू। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो कामाविंगा है वो इस टाइम पे अपनी वर्स्ट फॉर्म से निकल रहा है। मतलब इंजरी के बाद से जब से वापस आया है, एंचेलोटी ने उसको इतने मौके दे दिए हैं। मुझे पर्सनली लगता है अगर इतने आप आर्दा गुलर या फिर मतलब ब्राहीम डियाज को तो अब मिलने लगे हैं, तो अगर आप इनको उतना कॉन्टिन्यूस ट्रस्ट अगर उनमें दिखाते, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये बहुत ही फैंटास्टिक प्लेयर बन जाता है। एंड आई थिंक ब्राहीम डियाज हैज़ अर्नड हिज प्लेस इन द टीम नाउ। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई आप कारण एक ऐसा बताओ कि वो स्टार्ट नहीं कर सकता। एंड बल्कि जूड बेलिंगम को खिलाना एक पिवट में, ये नॉर्मल चीज़ है। बोरुसिया डॉर्टमंड में वो पिवट में खेल चुका है जूड बेलिंगम, मतलब वो नॉर्मल है उसके लिए। कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप ऑलरेडी उसको कुछ नया चीज़ यहाँ पे दे रहे हो। तो जूड बेलिंगम पिवट वाला रोल यहाँ पे अदा कर सकता है। ब्राहीम डियाज आपके लिए इंटेलिजेंट रन्स ले सकता है। एंड जिस तरीके की फॉर्म में ये दोनों लोग अभी चल रहे हैं, ब्राहीम डियाज, तो डेफिनेटली इनका खेलना बनता है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एंचेलोटी के पास कोई कारण नहीं है
ब्राहीम डियाज को बेंच करने का। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंटर्स हैं मेरे हिसाब से जो रियल मैड्रिड को ध्यान रखने पड़ेंगे अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड अगर हमें सेकंड लेग में जीतना है। अनफॉर्चुनेटली एम्बापे का वो पास पूरा नहीं हो पाया था, नहीं तो शायद हमने ये टाई वहीं पे किल कर दिया था 3-1 से। बट ठीक है, जो भी हुआ अब उस बारे में बोलना थोड़ा अब कोई फ़ायदा नहीं है। सेकंड लेग में अगर हम ये सारी चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं, मुझे पर्सनली लगता है कि रियल मैड्रिड को इस लेग को जीतने से कोई नहीं रोक रहा। आपको क्या लगता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंटर है जो इसमें होना चाहिए था, या फिर इनमें से कोई जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर आपके हिसाब से है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर माय वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम ऑल्सो। थैंक यू।